नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर हम मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के तहत अगर बात की जाए तो हमने कृषि के बारे में पढ़ लिया है। कृषि के पश्चात हमने पशुपालन के बारे में पढ़ा है, किस तरीके से जो मौर्यकाल के दौरान हमें जो कृषि उत्पादन देखने को मिलता है, उसके अलावा जो पशुपालन का कार्य किस तरीके से हमें देखने को मिलता है, और विभिन्न जो स्रोतों के माध्यम से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। चाहे तुम विदेशी यात्रियों के विवरण को ले लो, इसके अलावा तुम चाहे कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक को ले लो, और समकालीन जो बौद्ध ग्रंथ है उनसे हमें जो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आज उसी कड़ी में जो निरंतर हम बात कर रहे हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के तहत हम आज वस्त्र उद्योग के बारे में जिक्र करेंगे। अगर बात की जाए तो प्राचीन समय से हम देखेंगे, आप चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन को देख लो, सिंधु घाटी सभ्यता के दौर से ही, उस समय भी जो बात की जाए भारत वस्त्र उद्योग यानी वस्त्र उद्योग में मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग में उत्पादन में भारत हमेशा से जो अग्रणीय रहा है। अगर बात की जाए प्राचीन समय से, तो आज हम बात करें तो मौर्य काल के दौरान भी हमें वस्त्र उद्योग की बात की जाए काफ़ी उन्नत अवस्था में हमें देखने को मिलता है। अब वस्त्र उद्योग की उन्नत अवस्था में देखने के पीछे जो कारण अगर देखा जाए तो मूलतः हम देखते हैं, आज उनका जिक्र करेंगे और किस तरीके से जो वस्त्र उत्पादन, कौन कौन से वस्त्रों का उत्पादन भारत में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा वस्त्र उत्पादन के कौन कौन से प्रमुख उद्योग रहते हैं। और बात की जाए तो वस्त्र उत्पादन से संबंधित जो प्राचीन और परंपरागत जो तरीका हमें देखने को मिलता है। मुख्यतः देखा जाए किसी भी राज्य में अगर उद्योग व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे हैं ये उन्नत अवस्था में रहते हैं तो इसके पीछे एक साधारण सा कारण रहता है। अगर किसी भी राज्य में अगर शांति व्यवस्था रहेगी, शांति जो बनी रहेगी, तो उस दौरान जैसे संपूर्ण जो बात की जाए राज्य में शांति व्यवस्था कायम रहेगी, तो ऐसी परिस्थिति में क्या व्यापार हमेशा जो विकसित होता है, व्यापार हो चाहे उद्योग धंधे हो, ये हमेशा विकसित रहता है। जैसा कि हम देखते हैं मौर्य काल के दौरान जो संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध दिया गया था। मौर्य शासक चाहे चंद्रगुप्त मौर्य कर लो, उसके पश्चात सम्राट अशोक को आप देख सकते हो, इनके द्वारा संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांध दिया और ऐसी सुदृढ़ शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। अब ऐसी व्यवस्था में जो क्या होता है, जो बात की जाए उद्योग धंधों का विकास सुनिश्चित होता है, और इसी के तहत हम देखते हैं कि वस्त्र उद्योग का जो उत्पादन है, वस्त्र उद्योग का विकास भी हमें खूब सारा देखने को मिलता है। मूलतः अगर बात की जाए तो भारत में जो इसके पीछे ये तीव्र जो उद्योगों धंधों का तेज़ी से विकास होता है, इसके पीछे मौर्य काल के दौरान जो राजनीतिक एकता व सुदृढ़ शासन व्यवस्था है, इसका भी इसकी मुख्य भूमिका रहती है। क्योंकि शांति काल के दौरान जो काफ़ी जो तीव्र गति से जो उद्योग धंधों का विकास होता है। और उसके अलावा जो दूसरा कारण अगर बात की जाए तीव्र नगरीकरण की अगर बात की जाए, साधारण भाषा में हम समझने का प्रयास करें तो जल्दी जो तीव्र गति से बड़े बड़े शहरों का निर्माण होता है, यानी नगरों का निर्माण होता है। और नगरीकरण नगरों के दौरान जो बात की जाए, निर्माण के दौरान नगरों में बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए जाते हैं। आज भी तुम देखोगे, आज भी अगर बात की जाए बड़े बड़े नगरों और महानगरों में क्या हमें उद्योग धंधे देखने को मिलता है। तो उसी दौरान जिस तरीके से तेज गति से बड़े बड़े नगरों का निर्माण होता है मौर्य काल के दौरान, उसी दौरान जो उद्योग धंधों का विकास होता है। अब मूलतः उद्योग धंधों की बात की जाए तो वस्त्र उद्योग सर्वाधिक उन्नत अवस्था में था मौर्य काल के दौरान जो वस्त्र उद्योग है। क्योंकि प्राचीन समय से ही तुम देखो कि भारत हमेशा जो वस्त्र उत्पादन में और मुख्यतः सूती वस्त्र उत्पादन में जो अग्रणीय देश रहा है। समकालीन जो बात की जाए समय के दौरान और संपूर्ण अगर विश्व की बात की जाए तो भारत सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन में हमेशा से जो सबसे आगे रहा है। मुख्यतः मौर्य काल के दौरान भी हमें सूती वस्त्र जो उत्पादन में जो अग्रणीय जो देखने को मिलता है अगर बात की जाए, और जो सूती वस्त्र उत्पादन है जो उद्योग है वह उन्नत अवस्था में देखने को मिलता है। और सूती वस्त्र की अगर बात की जाए, सूती वस्त्र उद्योग के व्यवसाय से संबंधित हमें कई केंद्र जो मौर्य काल के दौरान देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर बात की जाए मुख्यतः बनारस जो सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ बड़ी बड़ी कर्मशालाएं यानी कि कारखाने थे। कर्मशाला जिसे किसे कहा जाता है, कर्मशाला,
यानी कि कारखाने को ही कर्मशाला कहा जाता है, कारखाना। तो उसी दौरान बात की जाए तो बड़े बड़े उद्योग हमें जो बात की जाए बनारस में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो वत्स है, वत्स जो जनपद वगैरह हमने बात की ना, वत्स है। उसके अलावा बंग, बंग यहाँ कौन है, जो बांग्लादेश का क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, बंग कहा जाता है। प्राचीन समय में बात की जाए मदुरा, ये तमिलनाडु में स्थित है। उसके अलावा बात की मथुरा, उज्जैनी, ये प्रमुख जो सूती कपड़ों के उत्पादन के केंद्र हमें मौर्य काल के दौरान देखने को मिलते हैं। अब बात की जाए मौर्य काल के दौरान सूती वस्त्र उद्योग की जो बात की जाए, उत्पादन का तरीका जो परंपरागत और प्राचीन हमें देखने को मिलता है। अगर बात किस तरीके से जो वस्त्र उत्पादन किया जाता है, इसके पीछे तकनीक और टेक्निक, कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, तो बात की जाए चरखों के माध्यम से ही जो क्या की जाती, सूत की कताई की जाती थी। और उसके अलावा जो करघों के माध्यम से क्या की जाती है, बुनाई की जाती है, जो भली भांति जो महात्मा गांधी के द्वारा ही जो चरखे का प्रयोग किया गया था। तो यही जो प्राचीन पद्धति हमें जो वस्त्र, सूती वस्त्र उत्पादन की हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा जो कपड़े का कार्य करने वाला व्यक्ति होता, अगर बात की जाए कपड़े को बुनने वाला व्यक्ति, उसे क्या कहा जाता था, जुलाहा कहा जाता। जैसे कबीर कौन थे, कबीर भी एक जुलाहा के घर में पैदा हुए थे। बात की जाए तो ये कपड़े बुनने का जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता था, अगर कारीगर की बात की जाए उसे क्या कहा जाता था, जुलाहा कहा जाता था। उसके अलावा बात की जाए सूती कपड़ों के अलावा जो अन्य कपड़ों का उत्पादन भी हमें देखने को मिलता है, जिसके तहत तुम देखोगे ऊनी कपड़े हैं, रेशमी कपड़े, इनका उत्पादन भी हमें मौर्य काल के दौरान जो भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। मुख्यतः बात की जाए तो विदेशों से ही कपड़े का आयात यहाँ किया जाता था। अगर बात की जाए तो मुख्यतः ऊनी और रेशमी कपड़ों का आयात किया जाता है। हालांकि जो बात की जाए सूती कपड़े, उनका निर्यात जो प्रचुर मात्रा में, प्राचीन काल से भी भारत हमेशा से सूती वस्त्रों का क्या करता रहा, निर्यात करता रहा है। तो ये जो ऊन के कपड़े मंगवाए जाते थे उस समय, ऊन के कपड़े, ऊन का सर्वाधिक उत्पादन हमें देखने को मिलता है नेपाल। नेपाल से जो ऊन के कपड़े आयात किए जाते थे भारत में मौर्य काल के दौरान, मौर्य काल के दौरान। और बात की जाए जो चीन है, चीन से जो रेशमी कपड़े हैं वो आयात किए जाते। सबसे पहले दुनिया में जो रेशम निर्माण की तकनीक अगर बात की जाए तो किसके पास रहती है, चीन के पास ही रहती है। तो चीन से ही जो धीरे धीरे जो पूरी दुनिया में ये रेशम निर्माण की तकनीक फैलती है। तो शुरुआती दौर में मौर्य काल के दौरान जो रेशमी कपड़े, उनको कहाँ से मंगवाया जाता था, चीन से मंगवाया जाता था। जो समकालीन जो बात की जाए विदेशी यात्री जो मेगस्थनीज है, जो राजदूत बन के आता है मौर्य काल में, अगर बात की जाए तो उसके द्वारा जो उल्लेख किया गया भारत के वस्त्र उद्योग के बारे में, उसके द्वारा क्या उल्लेख किया गया कि भारतीयों के द्वारा जो बारीक वस्त्र, बहुत ही महीन, जो बहुत ही बारीक कपड़ा होता है, ऐसा कपड़ा पहना जाता था। और उसके अलावा ऊन के कपड़ों का प्रयोग किया जाता था। ऊन के कपड़ों पे जरी का काम, जो कढ़ाई होती है ना कपड़ों के ऊपर, अगर बात की जाए तो कढ़ाई वगैरह, उनका काम भी किया हुआ होता था। ऐसे कपड़ों का उपयोग जो भारतीयों के द्वारा किया जाता है, ये मेगस्थनीज के द्वारा जो अपनी पुस्तक इंडिका में जो उल्लेख किया गया, ये कहता है कि भारतीयों के द्वारा बहुत ही बारीक और पतले कपड़े का प्रयोग किया जाता था। उसके अलावा ऊन के ऊपर जो काम किया हुआ, जरी का काम किए हुए कपड़ों का भी प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा अर्थशास्त्र में हमें, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, कौटिल्य की पुस्तक, इसमें भी उल्लेख मिलता है। बात की जाए तो इसमें उल्लेख मिलता है कि बंगाल में जो बंगाल, जो बंग देश जिसे कहा जाता है, बंगाल, ये बंग वही है। बंगाल में क्या था, तत्कालीन जो वर्तमान समय का जो बांग्लादेश है उसके बारे में जिक्र मिलता है। तो ये बांग्लादेश में जो, बंगाल में जो मलमल के कपड़े बनाने में काफ़ी विख्यात था। बंगाल के जो कपड़े हैं, जैसे तुम देखोगे आज भी जो ढाका की मलमल का नाम लिया जाता है कि ढाका की मलमल, ढाका किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी, ढाका की मलमल विश्वविख्यात है। तो उसी दौरान कहते हैं कि उस मलमल उत्पादन में जो बंगाल है, जो बंग है, वह जो काफ़ी जो विख्यात था, प्रसिद्ध था। और यहाँ का जो कपड़ा होता था, बंगाल में निर्मित जो कपड़ा होता था मलमेल का, वह श्वेत, सफ़ेद और चिकना, काफ़ी चिकना होता है। ये बात किस में कही गई, अर्थशास्त्र में कही गई है। और उसके अलावा जो गांधार प्रदेश है, वहाँ भी, वह भी ऊनी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो विद्यार्थियों अगर बात की जाए तो आज की क्लास में हमने मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था के तहत जो वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ा। हालांकि ये जो आपके पैराग्राफ तो छोटा ही है, लेकिन आज किसी कारणवश ये सिर्फ एक ही पैराग्राफ में कर पाया। तो आप पढ़ते रहिए निरंतर, ऐसी बात नहीं, घर पे अपने समय का सदुपयोग करते हुए
किसी कारणवश से जो आपकी क्लास है जो शॉर्ट होगी, क्योंकि मैं अगले वाला जो बात की जाए इसके साथ जो लोहे उद्योग का हम जिक्र करेंगे, यानी कि धातु उद्योग का अगली जो बात की जाए क्लास में जिक्र करेंगे, उसको साथ में ले लेते तो थोड़ा बड़ा हो जाता, लेकिन इसी वजह से ये जो आपकी क्लास है तो इस छोटी रही है। आज बात की जाए वस्त्र उद्योग की, तो ये वस्त्र उद्योग का हमने जिक्र किया। वस्त्र उद्योग के तहत हमने देखा कि भारत में कौन कौन से वस्त्रों का उत्पादन होता है, जिसके तहत हमने जाना कि मौर्य काल के दौरान जो सूती वस्त्रों का उत्पादन सर्वाधिक होता था भारत में। इसके अलावा जो ऊनी और रेशमी वस्त्रों का उत्पादन भी होता था, और इसके अलावा ऊनी और रेशमी जो वस्त्र उनका आयात भी किया जाता था। ऊनी वस्त्रों का आयात तो कहाँ से बात की जाए, नेपाल से किया जाता था, और उसके अलावा जो रेशमी वस्त्र उनका आयात कहाँ से किया जाता था, जो चीन से किया जाता। उसके अलावा भारत में जो बात की जाए, जो ढाका था, बंगाल क्षेत्र था, वहाँ की मलमल बहुत ही प्रसिद्ध थी। अर्थशास्त्र में हमें उल्लेख मिलता है कि वहाँ की मलमल जो श्वेत यानी कि सफ़ेद और चिकनी होती थी। और उसके अलावा जो गांधार प्रदेश है वह भी ऊन के कपड़ों के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। उसके अलावा सूती वस्त्र उत्पादन के जो हमें कई केंद्र मिलते हैं तत्कालीन जो मौर्य काल के दौरान अगर बात की जाए, जिसके तहत बात की जाए तो ये आपके बनारस है, वत्स, भंग, मथुरा, उज्जैनी, इन क्षेत्रों में जो बात की जाए, इन नगरों में जो हमें क्या सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन से संबंधित कारखाने मिलते हैं, और यहाँ पे प्रचुर मात्रा में जो सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो, और उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से आपको समझ में नहीं आया होगा। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।